हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेक्चर 5th है अपना, और इसमें हम देखने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ही यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें एक सिस्टम गिवन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और वो जो सिस्टम होता है वो भी दो टाइप्स की इक्वेशंस हमारी होती हैं। एक तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो इनका सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, लेट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, विथ Aij इज इक्वल टू i इंटू में j, जहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 से, j जो है वो लेस देन इक्वल होगा n से, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 3 के। तो रैंक बतानी है हमें इस मैट्रिक्स की। तो अगर हम कंसीडर करें कि n की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि क्या गिवन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए a को हम कैसे लिखेंगे, A1 जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, i इंटू जे के। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 3 2 4 6, 3 6 9। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, और इसकी रैंक हमें बतानी है। तो आप नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स इसके देखते हो, तो R2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में R1, R3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में R1। सिमिलरली जो C2 है उसको हम लिखेंगे 2 इंटू C1, C3 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में C2, 3 इंटू में C1, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, 1। तो रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 1। तो n की वैल्यू चाहे आप 4 भी ले सकते हो, वहाँ पे भी 4 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 8 सेकेंड 4 क्रॉस 4 हम लेंगे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू में 4 12, 16 12। तो ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी। और इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स अगर हम देखेंगे तो एक ही हमें मिलेगा। तो रैंक इस मैट्रिक्स की कितनी आएगी, 1। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अपना कि हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक सिस्टम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है साइमल्टेनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉन होमोजीनियस क्या होती है। जब कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आता है राइट हैंड साइड में, तो हम बोलेंगे कि वो किस टाइप की है, नॉन होमोजीनियस। अगर वो इक्वल टू 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है। तो ऐसी ही n इक्वेशंस हम कंसीडर करते हैं, और वो इक्वेशन किस टाइप से है, कोफिशिएंट हम लिखेंगे A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 एंड सो ऑन A1n xn इज इक्वल टू B1, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि राइट हैंड साइड क्या है, नॉट इक्वल है 0 की, तो हम क्या बोल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और n इक्वेशंस ऐसे हमने कंसीडर कर ली। an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn इज इक्वल टू bn, ठीक है। तो अगर इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं ax इज इक्वल टू b, जहाँ पे जो a मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। तो a मैट्रिक्स को हम लिखेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा a11 a12 एंड a1n, a21 a22 an a2n an1 an2 एंड ann,
जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारी ए, वो किस ऑर्डर की होगी, n क्रॉस n ऑर्डर की होगी। जो x मैट्रिक्स है अपनी, जिसमें हमारे क्या है, n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि इन इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x1 x2 x3 अप टू xn। ये जो वैल्यूज हैं n अननोन वेरिएबल्स जो हैं n नंबर ऑफ, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो x मैट्रिक्स है वो किसकी है, अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, और वो किस फॉर्म की है, x1 x2 x3 एंड xn, जिसमें क्या है, n तो रोज हैं और एक कॉलम है, तो n क्रॉस 1 ऑर्डर की है। और जो b मैट्रिक्स है हमारी, जो राइट हैंड साइड में जो भी अपने एलिमेंट्स हैं वो b मैट्रिक्स को बता रहे हैं, और ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो एक c मैट्रिक्स हम लिखते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी, और आपने देखा होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं कि A ऑगमेंटेड B। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो A मैट्रिक्स जो लिखी है हमने वो हम लिख देंगे, AN1 AN2 ANN, और ऑगमेंटेड क्या होगा, B1 ऑगमेंटेड B2 ऑगमेंटेड BN। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपनी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म है, अगर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, AX इज इक्वल टू B। अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम देखें तो वो क्या होगी, AX इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि B की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे सारी इक्वेशंस में यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो हमें क्या मिलेगी, नल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उसका सिस्टम जो है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो किस टाइप का सोल्यूशन आता है इस सिस्टम के लिए। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें, फॉर ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा AX इज इक्वल टू B। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हम फाइंड आउट करेंगे रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ C जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक। अगर उन दोनों की रैंक इक्वल आती है तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब आप पूछोगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है, तो कंसिस्टेंट वही होता है जिस केस में सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट होता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे इसको। अगर रैंक ऑफ A रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात ये आती है कि रैंक ऑफ A जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, लेकिन वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम चेक करने वाले हैं कि अगर रैंक ऑफ A जो है वो इक्वल है रैंक ऑफ C ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और वो इक्वल है किसके, n जो अपना ऑर्डर था A मैट्रिक्स का, या फिर हम बोले n क्या थे, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स थे। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यूज हमें मिलेंगी x1 x2 x3 एंड xn की। ठीक है, और दूसरा स्टेप में अगर रैंक ऑफ A रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल तो है, लेकिन अगर वो लेस देन आता है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से, तो उस केस में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, तो कंसिस्टेंट सिस्टम तो वो होगा जिसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इक्वेशंस अगर हम देखें कि x + 2y = 4, 3x + y = 2, तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके x और y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, और x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यूज हमें मिलेंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है,
तो ये कंसिस्टेंट का एग्जाम्पल है, एक यूनिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस का सेट है वो अपना किस टाइप का है, इस केस में अपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप सोल्व करके देखोगे तो जो ये सेकंड इक्वेशन हमने लिखी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यही मतलब सेकंड इक्वेशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। तो x और y की कोई भी वैल्यूज अगर हम लेते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसके लिए बहुत सारी x और y वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। इनकंसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को आप देखो तो हाँ, अगर 3 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x प्लस 2y और इज इक्वल टू क्या है, 5। तो x प्लस 2y की वैल्यूज अगर इसमें हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू में 4 इज नॉट इक्वल टू 5 है। तो ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा कि x प्लस 2y की कोई भी वैल्यूज अगर हम लेते हैं वो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, अगर वो फर्स्ट को सेटिस्फाई करती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो इक्वेशंस का सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से किस टाइप का क्वेश्चन अपना बनता है। तो एग्जांपल है अपना, द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस जो गिवन है वो किस टाइप की है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है। और उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होती है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होती है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, वो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स, वाई एंड जेड, 3 हैं। तो वो क्या होगी, लेस देन होगी 3 से। तो अगर रैंक जो है लेस देन 3 है, ए मैट्रिक्स जो है अपनी वो कौन सी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट होंगे a 2 5, सेकेंड कॉलम 1 b 7 एंड थर्ड कॉलम 3 -1 1, ठीक है। अब C मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, A ऑगमेंटेड B है। तो A हम लिख लेंगे A 1 3 2 B -1 5 7 1, ऑगमेंटेड A ऑगमेंटेड 3 ऑगमेंटेड 7। तो C जो मैट्रिक्स है वो अपनी किस ऑर्डर की है, 3x4 ऑर्डर की है। तो अगर रैंक ऑफ A मैट्रिक्स वो लेस देन है 3 से, तो इसका मतलब क्या है कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ये 3x3 की है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर हम देखें कि रैंक ऑफ C जो है अगर वो लेस देन है किससे, 3 से, तो यहाँ पे लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो होंगी पॉसिबल कौन सी होंगी, 3x3 ऑर्डर की अगर हम बात करें स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो वो कितनी पॉसिबल हैं। अगर हम एक कॉलम को डिलीट करते हैं तो एक कॉलम को डिलीट करेंगे, कौन सा भी एक कॉलम हम डिलीट करते हैं, अगर ये करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी, सेकंड कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं एंड फोर्थ कर सकते हैं। तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी है, 4। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें से जो भी मैट्रिक्स होगी, कॉलम कोई भी अगर हम डिलीट करते हैं उसके बाद जो मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल हम रखेंगे। तो सबसे पहले तो A और B की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, A इंटू में B प्लस 7 -1 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू में 14 -5B इज इक्वल टू क्या है, 0।
तो यहाँ से क्या हमें मिल रहा है, ए बी प्लस 7a माइनस 7 प्लस 42 माइनस 15b इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख लेते हैं 7a माइनस 15b प्लस ए बी प्लस क्या होगा 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। अब रैंक ऑफ सी से हम देखते हैं, कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे। तो अगर ये वाली मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं जिसमें अपना बी नहीं है, अगर बी वाली कॉलम को हम छोड़ दें तो ऐसी मैट्रिक्स होगी जिससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर सेकंड कॉलम को हम डिलीट करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारी बचेगी वो क्या बचेगी, A2 5 3 - 1 1 A3 7। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। जो भी मैट्रिक्स हमारी बचेंगी डिलीट करने के बाद उन सब का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो a इंटू में -7 -3 -3 इंटू में 14 -15 प्लस a इंटू 2 + 5 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो -10a माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे -1 बचेगा तो +3 और यहाँ पे कितना हुआ 7a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो -3a + 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 7 - 15b प्लस b प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो -14b हो गया प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। जो b ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको खुद से ही सोचना है कि कौन सा कॉलम हमें डिलीट करना है या फिर कौन सी मैट्रिक्स हम कंसीडर करें जिससे a और b की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम सेकेंड कॉलम की बजाय कोई भी दूसरा कॉलम डिलीट करते और हमें मैट्रिक्स मिलती, वो a और b में एक इक्वेशन हमें मिलती, यहाँ से भी a और b में इक्वेशन हमें मिली थी, तो उन दोनों को हम सोल्व करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कॉलम या रो डिलीट करने पे हमें क्या मिल रहा है। अगर एक अननोन कोफिशिएंट में हमारी मैट्रिक्स बन रही है तो उसका डिटर्मिनेंट जैसे हम 0 के इक्वल रखेंगे तो उस कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इक्वेशंस में उस कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो दूसरी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे। मान लो यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखने पे b की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। इक्वेशन में भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ये वाला कॉलम डिलीट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करो, a की वैल्यू इधर रखो, फिर b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो नेक्स्ट है अपना नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो एक सेट हम कंसीडर करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, तो वो किस टाइप का हो जाएगा, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1nxn इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा, 0 के इक्वल। a21x1 a22x2 a2nxn इज इक्वल टू 0, an1x1 an2x2 annxn इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में b1 b2 b3 अप टू bn थे उनकी वैल्यूज क्या है, 0। तो वही है अपने x1 x2 x3 xn जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये जो कोफिशिएंट है उनसे हम क्या लिखेंगे, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या मिलेगी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, x जो होगा वो n क्रॉस 1 का होगा, ये n क्रॉस n की होगी, और यहाँ पे क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और नल मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी n क्रॉस n अगर हम हटाते हैं तो क्या मिलेगी, n क्रॉस 1 ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इसके लिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या सिस्टम है ये, साइमल्टेनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का।
तो इसके लिए अगर आप देखो Ax इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, तो एक सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हो जाएगा जो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशंस के लिए जो सिस्टम है साइमल्टेनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, उसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट। वो एक यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि ये किस टाइप का है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है जिसके लिए सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन की भी हम बात कर लेते हैं। एक सिस्टम है अपना, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया Ax इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप तो अपना वही होगा कि रैंक हम फाइंड आउट करेंगे, किसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे A मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ A मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे C मैट्रिक्स तो होगी नहीं क्योंकि इधर क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो अगर रैंक ऑफ A जो है वो इक्वल है n के, n जो है अपने वही है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, या फिर हम बोले ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स जो n क्रॉस n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल ही आती है अगर रैंक, तो हम क्या बोलेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स n के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल होगा 0 के, क्योंकि अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं और मैट्रिक्स की रैंक जो है वो किसके इक्वल है, 3 के ही इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेंट नोट होगा 0 के। तो यहाँ पे अगर Ax इज इक्वल टू 0 से आप देखते हो तो A जो है वो अपना नोट इक्वल है 0 के, तो x क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन किस टाइप का होगा कि x1, x2, x3 और जितनी भी xn वैल्यूज हैं उन सब की वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब अगर रैंक ऑफ A जो है वो लेस देन है n से, तो उस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये जो सॉल्यूशन अपना एग्जिस्ट करेगा वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर रैंक ऑफ A इक्वल है n के, या फिर हम बोलें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल है 0 के, तो x इज इक्वल टू 0 एक यूनिक सॉल्यूशन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसके लिए सभी जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं नल सॉल्यूशन। और इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस पे। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशन हमेशा क्या होगी, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। चाहे इक्वेशन अपनी होमोजीनियस हो, चाहे इक्वेशंस अपनी नॉन होमोजीनियस हो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब रैंक ऑफ A लेस देन हो n से। तो और रैंक ऑफ A अगर लेस देन होगी n से तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब सारे के सारे अननोन वेरिएबल्स किसके इक्वल है, 0 के। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है A मैट्रिक्स के। इंडिपेंडेंट किसके हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के। और यहाँ पे जो x वैल्यूज हमें मिलेंगी वो किससे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A को 0 के इक्वल रख के ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो x वैल्यूज होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, A मैट्रिक्स पे डिपेंड करेंगी। ठीक है,
तो एग्जाम्पल है अपना कि हमें वैल्यूज ऑफ के फाइंड आउट करनी है कि के की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इक्वेशंस जो हैं अपनी वो किस टाइप की हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने क्या देखी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, या हम बोलें कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लेस देन होगी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो लेस देन होगी 3 से, और ए मैट्रिक्स अपनी क्या है 1 के 3 माइनस के 3 1 1 माइनस के माइनस 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और के की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो 1 इंटू में -3 प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के इंटू में माइनस के प्लस 3 के प्लस 1 इंटू के माइनस 9 इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -3 प्लस के माइनस प्लस 2k हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर प्लस के माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन रही है अपने कि 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हम देखेंगे k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 6 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स अपने क्या होंगे, k कॉमन लेते हैं तो k प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अगेन k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 3 अपना कॉमन आएगा, क्या बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी, k इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2 एंड -3 जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।